Ready? Okay. Law is Payment of Gratuity Act 1972. वर्डिंग है जी, मतलब ग्रेचुइटी, बरोबर है। अभी ये ग्रेचुइटी का मतलब क्या, वो अपने को जानना है, बरोबर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेचुइटी? अंडरस्टैंड, आपका एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है पिछले 20-25 सालों से या 30 सालों से। ये एम्प्लॉय को हम देते हैं मंथली सैलरी, बरोबर। ये मंथली सैलरी को वो क्या करेगा, ऑब्वियसली यूज करके वो अपना घर का खर्च निकालेगा। तो पिछले 30 सालों से वो सैलरी ले रहा है हमारे पास से, और वो सैलरी में से वो अपना खर्चा निकाल के अपना घर खर्च चल रहा है, बरोबर। 30 साल के बाद रिटायर हो गया, ऑब्वियसली 30 साल के बाद जब ये रिटायर हो गया तो उसका एज इज समवेयर 60 प्लस होगा। अभी 60 प्लस के एज वाले आदमी को हम बोलते हैं भाई साहब उद्यापासून काही नाही, नो वर्क, नो वर्क, but at the same time no salary also because he has stopped working. Am I right? चलो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो या एक बहुत दयालु बिजनेसमैन हो, आप ऐसा सोचते हो कि मैं उसको और 1 महीना और 2 महीना और 3 महीना सैलरी देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके आपका खुद का भी एक लिमिट आ जाएगा कि आप उसको कितने सालों तक पालोगे। शायद फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हर रोज फैक्ट्री में जाओगे आप या आप अपने ऑफिस में जाओगे और भगवान के सामने जब भी दिया लगाओगे और उद्बत्ती लगाओगे तभी भगवान को प्रार्थना करोगे, वो रमेश नाम का आदमी मेरा एम्प्लॉय है, उसको जल्दी मार डाल। एम आई राइट? रीजन, क्योंकि वो आदमी आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है और आप उसको खाली पीली सैलरी दे रहे हो। तो खाली पीली सैलरी आप कितने टाइम दे पाओगे? शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। देयर विल बी ऑलवेज अ लिमिट टू दिस। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए रमेश के लिए आपको आपके दिल में दया है, लेकिन सपोज अगर आप खुद ही टपक पड़े और आपका बेटा आपका ऑफिस या आपका गद्दी संभालता है, तो वो बेटे को तो रमेश भाई का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो रमेश भाई को क्या बोलेगा, भाग जा, फुट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर मी। तो वो केस के अंदर ये जो रमेश भाई होगा वो अपना खाना पीना गुजारा कैसे करेगा? सबसे पहले जानते हैं ये लोग फॉरेन कंट्री में कैसे गुजारा करते हैं। तो इन फॉरेन कंट्रीज, यूके, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, they have a retirement age of 55-57 and after 55-57 गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देता है बिकॉज दे हैव अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। जैसे आप रिटायर हो जाते हो 55 या 57, आपके रिटायरमेंट होने के 1 दिन पहले आपके घर में फ्री डेबिट कार्ड आ जाता है। ये डेबिट कार्ड से आप साल भर में एवरी मंथ 2500 से $2800 निकाल सकते हो। सेकेंड, आपके पास एक सीनियर सिटीजन कार्ड आ जाता है या अदर एक क्या बोलते हैं सिटीजनशिप कार्ड आ जाता है। ये सिटीजनशिप कार्ड लेके आप कोई भी बस, कोई भी ट्रेन, कोई भी क्या बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो। एयरक्राफ्ट नहीं बोला मैंने, बट 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और फॉरेन कंट्री के अंदर फॉर योर नॉलेज ट्रेन्स इज इक्वल टू ट्यूब ट्रेन्स, और वो बहुत अच्छा होता है, हमारे से 10,000 गुना ज्यादा अच्छा। ऑल दीज ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड, विद दैट सीनियर सिटीजन कार्ड you can go to any hospital free of cost treatment. Within that hospital only there is a medicine shop or rather there is a pharmacy, free of cost medicines.
सर इधर क्यों गोटी खेल रहे, चलो ना जाते हैं उधर ही, उधर जो है कभी मिल बैठना कभी साथ में, आई विल शो यू द ब्लैक पिक्चर ऑफ यूके यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, कभी बैठना, आज तो नहीं। तो दे हैव अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से वहां ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज वहां का गवर्नमेंट ही आपका ध्यान रखता है। एंड फॉर योर नॉलेज, वहां की गवर्नमेंट के लिए आप एक वैल्यूएबल आदमी या एक वैल्यूएबल सिटीजन हो, एंड हेंस दे गिव यू दिस बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। फर्स्ट पार्ट क्लियर। लेकिन इंडिया ये देश के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, शायद दो रीजंस। एक, देश खुद ही इतना गरीब है, देश वाले लोग गरीब नहीं है, देश गरीब है, इसके लिए ये सोशल सिक्योरिटी ले पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर यहां पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम चालू किया तो मेरी बात मानो, एक 18 साल के बच्चे के पास भी सीनियर सिटीजन का कार्ड होगा, एम आई राइट? और वो कुछ काम करेगा नहीं, और हर महीना 25,000 रुपया एटीएम से निकालेगा और बिल्डिंग में नीचे बैठ के गोटे खेलेगा, कोई काम धंधा करेगा नहीं। सो इन शॉर्ट, वी कैन नॉट हैव दिस सिस्टम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन। और ह्यूज पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ी बात है, दिस पॉपुलेशन हैज गॉट नो डिसिप्लिन एट ऑल। बराबर, दादर स्टेशन पे ही खड़े रहो 15 मिनट तो मालूम पड़ता है इनडिसिप्लिन का भंडार है लोगों। बराबर, किधर से कोई भी डायरेक्शन से आएगा और आपको धक्का मार के नहीं, बाजू पे हटा के चला जाएगा, और कोई भी जगह पे थूकेगा और कोई भी जगह पे गंदगी करेगा। सो दिस इज द हाई इनडिसिप्लिन क्राउड दैट वी हैव। सो यहां पे ये सोशल सिक्योरिटी मेजर दे पाना पॉसिबल नहीं, तो फिर लोगों का भला कैसे करें? तो आंसर, उन्होंने ये बर्डन एम्प्लॉयर के ऊपर ही डाल दिया कि भाई साहब एम्प्लॉयर, आप अपने एम्प्लॉय को जब वो रिटायर हो रहा है तभी आप उसको कुछ ऐसा चीज दो कि जिसकी वजह से उसकी बाकी की जिंदगी वो आराम से काट सके, और वो ऐसा चीज बोला तो ग्रेचुइटी। जैसे ही एक एम्प्लॉय रिटायर होगा आफ्टर 20-30 साल के बाद, तो उसको एम्प्लॉयर एक बड़ा अमाउंट 8-10 लाख रुपया दे देगा। ये एम्प्लॉय करेगा क्या? ये 8-10 लाख रुपया बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रख देगा, और उसमें से जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट से वो अपना पर मंथ का खर्चा निकाल पाएगा। और शायद मालूम होगा तो यहां पे अगर आपके बैंक में अकाउंट है और आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको नॉर्मल सिटीजन से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, सुना होगा तो। रीजन, बिकॉज गवर्नमेंट खुद भी मानता है कि हमको भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को। सो ये एम्प्लॉय अपना 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए या 15 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में रख देगा, और ये 10-15 लाख रुपया में से जो इंटरेस्ट आएगा उसमें वो बाकी का जिंदगी आराम से निकाल पाएगा। सो दैट इज वाई वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड ग्रेचुइटी। सो ग्रेचुइटी is receivable when after retirement. Gratuity is receivable from whom? Employer. तीसरा, gratuity is receivable in which form? Answer is lump sum form. It is not a monthly payment, it's a lump sum form. And is this gratuity amount a big amount? Answer is yes. बस ये 4 कंसेप्ट दिमाग के अंदर रख दो। That one, it is receivable from employer, it is receivable when after retirement, it is receivable in which form? Lump sum, and it is receivable by employee at the time of retirement. चले, इतना बात क्लियर? तो सर इतना अच्छा है चीज ग्रेचुइटी, और याद रखना अगर एक एम्प्लॉयर ग्रेचुइटी देता है तो ऑब्वियसली ऐसे एस्टैब्लिशमेंट के साथ या ऐसे एम्प्लॉयर के साथ काम करना हर एक जन चाहेगा। सो एवरीवन वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज पेइंग द ग्रेचुइटी। तो फिर ये लॉ बनाने की जरूरत क्या पड़ी?
पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट डालना क्यों पड़ा? आंसर बहुत सिंपल है। यहां पे ये कंट्री में कुछ भी चीज अगर कंपलसरी ना हो, ऑप्शनल हो, तो मानता कोई नहीं। बट अगर लॉ बना दिया और उसमें भी लिखा गया कि अगर आपने ग्रेचुइटी नहीं दिया तो आपको फला फला अमाउंट का पनिशमेंट लगेगा या इतना अमाउंट का पेनल्टी लगेगा, तो हर एक जन जख मार के देगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव अ लॉ कॉल्ड पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ये हुआ तुम्हारा बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। सिंपल, इतना क्लियर? ग्रेट। अभी ये कंसेप्ट पकड़ के हम जाते हैं ऑन टू द सब्जेक्ट में। ठीक है, आपके पास बुक है? आपके पास बुक है, मुझे दे दो एक। सी द लैंग्वेज। मैं जाता हूं सीधा ऑब्जेक्ट के ऊपर। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर अ स्कीम फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी टू द एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज, माइंस, oil fields, plantations, port, railway companies, shops or other establishment, and for matters connected therewith or incidental thereto, employing, language समझना, 10 or more persons with the aid of power and 20 or more persons without the aid of power। चलो फर्स्ट पार्ट बताओ, कौन से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ग्रेचुइटी देना कंपलसरी है? एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच वन? फैक्ट्री, दूसरा माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, शॉप्स एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट हैविंग हाउ मेनी एम्प्लॉइज? 10 और मोर। अगर वो विद द एड ऑफ पावर काम कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पावर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पावर? सॉरी, ऑथोरिटी। और क्या रे? स्विच चालू करो और बाद में फिर इधर उंगली डालो, चलेगा? झटका लगेगा? ये क्या है? 10 or more employees having working with the aid of power, मतलब जो फैक्ट्री में, जो एस्टेब्लिशमेंट में इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है, इस कॉलेज 10 विद द एड ऑफ पावर। खोपड़ी में दे गया तो विदाउट द एड ऑफ पावर मतलब कौन सा हुआ? अरे वो हस्तकला, जो आर्ट वर्क, बाद में तुम्हारा हैंडलूम, अगरबत्ती का काम, कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी लगता नहीं है। लाइट चालू होता रे, वैसा नहीं है कि अंधेरे रूम में काम करो, लाइट चालू होता है, बट लाइट की वजह से आपका प्रोडक्शन नहीं होता है। अभी समझा? कौन सा है ऐसा? खादी। अरे बापू का खादी देखा कि नहीं? वहां पे मशीन है क्या? नहीं, हाथ से काम हो रहा है। हैंडलूम सुना है? हैंडलूम के अंदर कैसे काम होता है? हाथ से, बरोबर है। उसके बाद में फिर और हस्तकला का सामान, जैसे फॉर एग्जांपल अगरबत्ती। अगरबत्ती के अंदर क्या होता है? रोलिंग होता है, और एक स्टिक होता है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसके ऊपर जो मसाला होता है उसको रोल करके लगा देते हैं, हाथ से ही होता है ये सब काम। दूसरा होता है, चौथा होता है एक बीड़ी रोलिंग, बीड़ी बीड़ी है ना, बीड़ी रोलिंग, तो वो भी हाथ से ही काम होता है, बराबर। देयर इज अ टेंडू लीव, और टेंडू लीव के अंदर जब भर के बाद में उसको फोल्ड करने का और पीछे से दबा के उसके ऊपर रेड और ग्रीन कलर का धागा बांध देने का, बराबर है। ग्रीन वाला धागा वाला बीड़ी होता है, उसको बोलते हैं लंगर छाप, बराबर है। सर आपको सब मालूम? अरे हम हर रोज रात को पीते हैं, है ना, लंगर छाप। ठीक है, हाँ आपको भी लाके दूंगा कल। अच्छा, आपने बोला ना अभी मेरे को एक लेके जाओ। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज बीडी रोलिंग। तो बीडी रोलिंग के लिए भी आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता नहीं है। अभी समझा पावर का मतलब? ऑथोरिटी नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट वन। तो अगर एक हैंडलूम है,
हैंडलूम कंपनी है तो उसको पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी कभी देना पड़ेगा? इट शुड हैव मिनिमम हाउ मेनी एम्प्लॉइज? 20 और 10? 20। अगर एक फैक्ट्री है जहां पे पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है तो व्हेन इट विल बी लायबल टू पे 10 और मोर वर्कर्स। क्लियर? चलिए, इफेक्ट। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16 सितंबर 1972। नाउ आया डेफिनेशन। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं सिखा देता हूं वन बाय वन। सबसे पहला डेफिनेशन आया एम्प्लॉई, मिला? एम्प्लॉई as any person other than an apprentice who is employed for wages, whether the terms of such employment are expressed or implied in any kind of work, manual or otherwise, in or in connection with the work of a factory, mine, oil field, plantation, railway company, shop or other establishment to which this act applies, but does not include any such person who holds a post under the central government or the state government and is governed by any other act or any rules providing for the payment of gratuity. ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहले एकदम प्रॉपरली एक बार अच्छे से पढ़ो, बाद में उसको एक्सप्लेन भी करता हूं और उसके बारे में लिखते भी है। पढ़ लिया? ओके, पहला पॉइंट, किसको कवर नहीं किया एज एन एम्प्लॉय? आंसर इज एन अप्रेंटिस। व्हाट इज अप्रेंटिस? आंसर इज जो स्टूडेंट आर्टिकलशिप में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस। और आर्टिकल क्लर्क क्या बोलते हैं? आर्टिकल क्लर्क और तो अप्रेंटिस। एन अप्रेंटिस और एन आर्टिकल क्लर्क इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। बराबर है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक जमाने में टीचर को भी उन्होंने एम्प्लॉय रखा नहीं था, बट आफ्टर द अमेंडमेंट दे हैव कवर्ड इवन द टीचर्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉइंट। इन अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, it was held that teacher was held to be not an employee under the act. The teachers are clearly not intended to be covered under the definition of employee, but the Payment of Gratuity Amendment Act 2009 has amended the definition of employee, including teachers in education institutions within the purview of the act. So are teachers also now covered under the act? Yes. Before 2009 a teacher was not covered under the definition, but after 2009 now the teachers are also covered. बराबर है? Now सिंप्लीफाई कर देते हैं, किसको हम एम्प्लॉय बोलेंगे? आंसर इज एनी पर्सन हु इज वर्किंग इन, कहां पे? देखो याद होगा तो, कौन से एस्टैब्लिशमेंट को एक्ट एप्लीकेबल है? फैक्ट्री, ऑयल फील्ड्स, माइंस, प्लांटेशंस, पोर्ट, रेलवे कंपनी, शॉप और अदर एस्टैब्लिशमेंट। तो फर्स्ट, an employee will be an employee if he is working or if he is associated with these establishments, पहला पॉइंट। लेकिन हर एक एस्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉय बोलेंगे ना। एग्जांपल लेते, सपोज एक फैक्ट्री है जहां पे 7 वर्कर्स है, 7 वर्कर्स। तो पहला क्वेश्चन, इज दिस फैक्ट्री covered under the payment of bonus act, payment of gratuity act or not covered? Not covered। तो अगर ये मैडम वो फैक्ट्री में काम कर रही है, इज शी टू बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय और नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय? आंसर इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय। रीजन मालूम पड़ गया? बिकॉज वो एस्टैब्लिशमेंट को, वो फैक्ट्री को ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन सा आदमी को मैं एम्प्लॉय बोलूंगा? 2 आदमी को। एक जो वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, शॉप्स एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट। दूसरा, ये एस्टैब्लिशमेंट्स कैसे हैं? जिनको पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इज एप्लीकेबल है। मतलब ये एस्टैब्लिशमेंट के पास कितने एम्प्लॉइज है? या तो इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहा है तो 10 या 10 से ज्यादा,
और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा है तो 20 या 20 से ज्यादा। सो फार सो गुड, एवरीवन क्लियर 100%। और ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में कौन नहीं आएगा? एन अप्रेंटिस, बराबर। एंड प्रायर टू 2009 द टीचर्स। पक्का हो गया? ये एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है? he is involved in which type of work? Any kind of work including a manual work, बराबर है। उसको क्या मिल रहा है? गेटिंग अ वेजेस, बराबर है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हो तो आपको क्या होता है? एक क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। वो एग्रीमेंट साइन होता भी है तो भी चलेगा, नहीं भी होता है तो भी चलेगा। सो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन दिस वर्ड, whether the terms of employment is express or implied। मिल गया लैंग्वेज? मतलब एग्रीमेंट बनाया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं भी बनाया हुआ है तो भी चलेगा, बराबर। व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर इन्वॉल्व इन? एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल और अदरवाइज। और ये वर्क आप कहाँ पे कर रहे हो? मैंने आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ये सब जगह पे आप काम कर रहे हो, बराबर है। लास्ट पार्ट, कौन आदमी को नहीं कवर किया और एक आदमी को भी कवर नहीं किया? कौन सा? The person who is holding a post under central government, state government, or any other, and is governed by any other act or rules providing for the payment of gratuity। कुछ समझाता हूं या कुछ नया बताता हूं? पहले बट वाला सेंटेंस फिर से एक बार पढ़ जाओ। पढ़ लिया? ओके ग्रेट, ध्यान से सुनना। और जिसको आंसर समझ में आया है, रेज योर हैंड एंड गिव मी द आंसर। ठीक है? एजम्पशन करते ही ये मैडम है, शी इज एसोसिएटेड विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, शी इज होल्डिंग अ पोस्ट इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिपार्टमेंट में ये काम कर रही है, वो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को, वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी मिलने वाला नहीं है। इज शी टू बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय? Is she to be considered as employee? हाँ ना? यस और नो? ओके, मैं देखो, मैं फिर से पढ़ता हूं, आपने जो बरोबर नहीं पढ़ा मैं पढ़ता हूं आपके लिए। बट does not include any such person who holds a post under government, और आगे क्या लिखा? and is governed by any other act or by any other rules providing for payment of gratuity। मतलब ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट पोस्ट से जुड़ा हुआ है एंड इज गवर्न्ड बाय एनी अदर एक्ट और रूल्स। मतलब क्या हुआ? आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, लेकिन अंडर गवर्नमेंट रूल्स आपको ग्रेच्युटी मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? मिलने वाला है। मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? मिलने वाला है। इसके लिए आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आपको कवर नहीं किया। नहीं समझा? बताता हूं, एक मिनट, लैंग्वेज सोचो और समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एन एस्टैब्लिशमेंट? आंसर इज यस। क्या वो एस्टैब्लिशमेंट के पास 10 या तो 20 से ज्यादा वर्कर्स होंगे? हाँ। तो उसका बोला, इज दैट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? हाँ। इतना समझ में आ गया? तो वेदर दे आर ऑल्सो लायबल टू पे ग्रेच्युटी? यस। लेकिन सर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो क्या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को अलग तरीके से ग्रेच्युटी दे सकता है? हाँ। तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अपना खुद का ग्रेच्युटी का रूल्स होगा? हाँ। अगर उनका खुद का ग्रेच्युटी का रूल्स है तो उसका मतलब क्या हुआ? ऐसे एम्प्लॉय को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में हम डालेंगे। अभी समझा? श्योर हो गया? तो कौन से एम्प्लॉय को, आई रिपीट, जो क्वेश्चन सुन बोल रहा हूं वो सुनना जरा। कौन से एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलता है? पहले सुन लो। क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी मिलता है? हाँ है ना? हाँ। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी मिलता है? क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी मिलता है? अंडर विच लॉ मिलता है?
क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी मिलता है? हाँ, लेकिन अंडर विच लॉ मिलता है? अदर लॉ। अभी गया खोपड़ी में, सिंस दे आर गिवन ग्रेच्युटी अंडर अदर लॉ, दे आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। पक्का? 100%? कोई डाउट? श्योर? 100%? ओके, तो फिर से एक बार, किसको कवर नहीं किया एम्प्लॉय के डेफिनेशन में? 3, फास्ट। अप्रेंटिस, एम्प्लॉय सॉरी टीचर बिफोर 2009। तीसरा, एनी एम्प्लॉय हु इज सॉरी एनी पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा वर्ड डालना, डिपार्टमेंट, विच इज कवर्ड अंडर अ सेपरेट ग्रेच्युटी रूल्स। एकदम पक्का? तो कौन एम्प्लॉय है? आंसर इज एवरी पर्सन associated with factory, mine, oil fields, plantation, port, railway company, shop or establishment which is covered under the act, whether the contract of employment is express or implied. He is associated to do which work? Any kind of work, whether manual or otherwise. खोपड़ी में गया? एकदम पक्का? चलो लिखो फर्स्ट पार्ट। आप एक पेज छोड़ देना, एक नहीं, अपना क्वाजी काउंटर के बारे में थोड़ा लिखना बाकी है ना, 2 पेज छोड़ देना, बाद में फिर लिखना। पोगा 2 पेज बोला तो 2 साइड्स। पहला फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, एस्टैब्लिशमेंट्स कवर्ड अंडर द एक्ट। एस्टैब्लिशमेंट्स कवर्ड अंडर द एक्ट। ए फैक्ट्री, बी, तो आपके पास लिस्ट है ना, उसमें से लिस्ट में से निकाल दो, फटाफट लिख दो। लेकिन हाँ, हर एक लाइन अलग अलग लाइन में लिखना, हाँ, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में कुछ लिखवाने का है। पहला आएगा फैक्ट्री, दूसरा क्या आएगा? माइंस, तीसरा क्या आएगा? ऑयल फीड्स, चौथा क्या आएगा? प्लांटेशन, पांचवा क्या आएगा? पोर्ट, छठा आएगा रेलवे कंपनी, सातवां आएगा शॉप्स, एंड आठवां आएगा अदर एस्टैब्लिशमेंट्स। ठीक है, लिख लिया? ओके, मुंडी ऊपर, सब बोल जा, कितने पॉइंट है उतने बोल जा। 8 पॉइंट है ना? हाँ, ओके, पीछे वाली, ओके, ओके, याद रखने का तरीका, या तो गुड्स फैक्ट्री में बनाओ,
या तो जमीन को खोदो, इफ यू डिग, जमीन को खोदोगे तो क्या मिलेगा बाबा? माइंस, माइंस ही भी निकलेगा, या तो ऑयल फील्ड भी निकलेगा, अरे है ना, या तो पौधा निकलेगा, प्लांटेशन, बरोबर है। अब ये चीज निकाला, उसको कहाँ पे भेजना पड़ेगा ना, तो भेजोगे कहाँ? पोर्ट से। कहाँ पे भेजोगे? पोर्ट से, या तो रेलवे कंपनी से आप भेजोगे, और वो बेचा कहाँ जाएगा? शॉप में, या तो बड़े शोरूम में, मतलब एस्टेब्लिशमेंट में। खोपड़ी में तो गेला, पक्का हुआ। फिर से एक बार क्या करोगे? गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे, कहाँ पे? या तो खोदोगे, खोदोगे तो क्या मिलेगा? माइन, या तो ऑयल फील्ड, या तो प्लांटेशन। इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे पार्ट ट्रांसपोर्ट करोगे? पोर्ट से, रेलवे कंपनी से, और ये बेचा जाएगा। खोपड़ी में इधर गिला। चलो, अब इसके राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा करो, हैविंग 10 or more workers if working with the help of electricity. And second, having 20 or more workers if working without the help of electricity. So far so good. याद रहेगा? ओके, इमीडिएट क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, सर क्या हम ये सेल्स एग्जाम में लिख पाएंगे? आंसर इज यस, वेरी वेल। क्या बोला मैंने? यस, वेरी वेल, बराबर ना? वो भी गधे को पहली बार समझा होगा, इस तरीके से लिखना चाहिए था, है ना? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन आया? अभी भी बात आ रहा है? तेरे चेहरे के ऊपर से सब कुछ मालूम पड़ जाता है। ओके, चलो वादा नहीं। चलो, कौन सा डेफिनेशन करने का आपने को? एम्प्लॉई, बराबर है। ओके, कभी भी कोई भी डेफिनेशन लिखना है या याद रखने का है तो हमेशा धमाधम लिखने का नहीं। नॉर्मली आप लोग क्या करते हो मालूम है? पहले लिखते हो, बाद में सोचते हो, और इसके लिए फिर लिखा हुआ को काटते हो, अरे है ना? पहले उसको फॉर्मेट सोचो। एम्प्लॉई कौन सा आएगा रे बाबा? एक कंसिडर्ड, और दूसरा नॉट कंसिडर्ड, हाँ है ना? सबसे पहला नॉट कंसिडर्ड लिखना आसान है। कौन सा नॉट कंसिडर्ड में कौन सा आएगा? वेरी गुड। दूसरा टीचर बिफोर, तीसरा पोस्ट अंडर गवर्नमेंट हैविंग सेपरेट ग्रेचुइटी रूल्स, बराबर है? सिंपल हो गया। ओके, जैसे ये 3 पॉइंट लिख लिया ना, अपना थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है, बराबर है? ओके, अभी इधर लिखते हैं कंसिडर एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट। लैंग्वेज समझना, जो मैं लिख रहा हूं उस तरीके से याद रखना। एन एस्टैब्लिशमेंट, इधर मैंने छोटा सा एस्ट्रिक डाला, विच इज कवर्ड अंडर होगा वेदर terms of employment
is express or implied, whether doing manual or other work. बराबर है? ओके, अभी इधर क्या किया मैंने, एस्टैब्लिशमेंट के बाजू में एस्टिक मारा, अभी यहां पे नीचे एस्टिक को खत्म करो, एस्टैब्लिशमेंट इज इक्वल टू, बोल पाओगे कौन सा? देखो कैसा सीरीज में याद रह गया, क्या खोपड़े में पक्का हो गया। अभी देखो जब भी हम लिखते हैं ना, हमारा खोपड़ी ऐसा है ना कि इतना बड़ा बड़ा लिखोगे ना तो भूल जाओगे कि बाकी का वर्ड्स क्या है, इसके लिए मैंने एस्टिक मार के नीचे डाल दिया। नहीं समझा? बताऊं? देखो सोचो, इस तरीके से अगर मैं लिखता, एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, ऑयल फील्ड, है ना, तो उसके बाद में मैं भूल जाता, अरे आगे क्या था, उसके पहले एस्टैब्लिशमेंट एस्ट्रिक विच इज कवर्ड अंडर पोगा, एंड वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और वेदर ही इज डूइंग मैनुअल और अदर वर्क, एंड देन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में तो मेरे को मालूम ही है, 8 पॉइंट मुझे याद है क्या खोपड़ी में। क्या इस तरीके से एग्जाम में लिख पाऊंगा? आंसर इज अगेन यस। सर आपने कभी एग्जाम दिया नहीं है इसके लिए आपको नहीं आता ये सब चीज? अरे बाबा मैं तो ऊपर से ऐसे ही टपका हूं। हाँ देखो वापस आया ना, बोल बोल, ऐसे ही लिखने का, बोल बरोबर बरोबर बोल, ऐसे ही लिखने का, ऐसा ही के ऊपर बोर्ड एकदम प्रेस आना चाहिए, क्या लिखने का, ऐसे ही लिखने, बराबर है, टेंशन मत लो, बराबर? तुम पहली बार एग्जाम दे रहे हो, मैं इतने सालों से दे रहा हूँ, मतलब सर इतने सालों से आप फेल हो रहे हो, हाँ ठीक है ना, चलो लिख लो फटाफट। अभी मुंडी ऊपर क्यों दिख रहे हो, यहाँ पे क्यों दिख रहे हो, अपने आप लिखो, मारो एक थप्पड़। हट, लिखो अपने आप, सर सर क्या सर से आना चाहिए, मैंने बोला है भी अभी, अब विजुअलाइज करो खुद। एग्जाम में ये आने वाला है क्या, बोर्ड तुम्हारे हाथ में, ओपन बुक एग्जाम, ओपन बोर्ड एग्जाम सॉरी, चलो चलो नेक्स्ट, सी द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। Section 2, Clause F defines the term employer in relation to any establishment, factory, mine, oil field, port, railway company or shop belonging to or under the control of central government or the state government, comma, a person or authority appointed by the appropriate government or for the supervision or control of the employees, or where no such person or authority has been appointed, the head of the ministry or the department concerned, belonging to or under the control of any local authority, the person appointed by such authority for the supervision, control or employees, or where no such person is appointed, the chief executive officer of the local authority. In any other case, the person who
the authority which has the ultimate control over the affairs of the establishment, factory, mine or oil field, plantation, port, railway company or shop, and where the said affairs are entrusted to any other person, whether called as manager, managing director or by any other name, such person. बरोबर, कुछ समझा नहीं होगा मुझे भी मालूम है ना, कोई टेंशन मत लो। लेकिन ये हमारे लिए एज एन एडवोकेट और एज ए लॉयर, हमारे लिए ये आदमी बहुत काम का, क्योंकि ये जो लॉ है उसका प्रोविजन जिसके गले के फंदा बनने वाला है इज द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। शायद मैंने शुरुआत में वही इंट्रोडक्शन में बताया, हु इज लायबल टू पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। तो किसका गला पकड़ना है आपको? एम्प्लॉयर का। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कौन, पहले ध्यान से समझ लो, बाद में फिर प्रॉपरली लिखना अपने आप अच्छे से। पहला तो देयर शुड बी एन एस्टैब्लिशमेंट। अभी एस्टैब्लिशमेंट के बाजू में वापस हम क्या करेंगे साहब? स्टार या स्टिक, बरोबर है। अगर ये एस्टैब्लिशमेंट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, देन एनी पर्सन appointed to supervise or control the establishment shall be considered as employer. Example, शायद सुना होगा तो, example, the executive officer. If no such employee, no such person is employed, then the head of concerned ministry ओके सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं। वी हैव एन एक एस्टैब्लिशमेंट है रेलवे कंपनी, तो रेलवे कंपनी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? रेलवे मिनिस्ट्री आया ना, रेलवे कंपनी इज अंडर रेलवे मिनिस्ट्री। सो इन केस ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री हु विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर? अगर ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया है, then who will be considered as employee? Answer is the head of railway ministry. बराबर। एग्जाम्पल वापस उसमें भी एग्जाम्पल में एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्टर खुद, who will be considered as employer? रेलवे मिनिस्टर खुद। so far so good, बराबर। फिर से एक बात, if an establishment which is owned or controlled by whom? Government, then who will be considered as an employer? Any person appointed by the government to supervise or control the activities of that establishment shall be considered as employer. Example, executive officer. However, if such a person is not appointed, then who will be considered as employer? The head of the concerned ministry. Well, who is the head of the concerned ministry? The minister himself. So far so good. अगर ये समझा तो नीचे वाला सेकंड पॉइंट आप आराम से खुद बना पाओगे। एस्टैब्लिशमेंट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय लोकल अथॉरिटी। एस्टैब्लिशमेंट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय लोकल अथॉरिटी, देन एनी पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरवाइज और कंट्रोल द एस्टैब्लिशमेंट। बरोबर है। एग्जाम्पल वापिस सेम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
If no such person is appointed, employed, then the head of the local authority. Who is that local authority का head? CEO. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. क्या भेजे में? 2 पॉइंट क्लियर? ओके. पहला पॉइंट पहले एक बार पढ़ लो यहां से. पढ़ लिया? पढ़ लिया? ओके. मेरे साथ बोलो. 1 2 3 4 5 6 7 8. चलो बोलो अभी. एम्प्लॉयर मतलब कौन? Establishment is owned or controlled by government. Then any person appointed by government to supervise or control the establishment. That person. Example, executive officer. If such a person is not appointed, then the head of the concerned ministry. Example, railway minister. बरोबर है. सेकेंड अभी आएगा लोकल अथॉरिटी वाला. एनी एस्टैब्लिशमेंट विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय लोकल अथॉरिटी. देन एनी पर्सन अपॉइंटेड by the local authority to supervise or control the establishment. Example, executive officer. If no such person is appointed, then the CEO of the local authority. गया खोपड़ी में? पक्का गया? डर लगा? नहीं ना? 2 पॉइंट आप लिखो. तीसरा पॉइंट वापस मैं लिखवाता हूं या बताता हूं. एम्प्लॉयर आपके बुक में देखने का नहीं है, अपने आप लिखने का है. एनी एस्टैब्लिशमेंट वहां से चालू करना और एस्टैब्लिशमेंट के बाजू में क्या करोगे? एस्ट्रिक. और पहला पॉइंट कहां से कैसे चालू करोगे? इस तरीके से नीचे. ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय. चलो चलो. ओके. दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया. ओके. अभी तीसरा पॉइंट लिखो मत, पहले समझ लो. ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय. यहां पे आपने को चमत्कार करना है. ए लैंग्वेज समझना. प्रोपराइटरी फॉर्म. एक मिनट. तो याद होगा तो प्रोपराइटरी फर्म को कंट्रोल कौन करता है? प्रोपराइटर. बी पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म को कंट्रोल कौन करता है भाई? वेरी गुड. पार्टनर्स. या कोई ऐसा लिखना चाहे एक्टिव पार्टनर्स तो भी चलेगा. बरोबर है. सी कंपनी. हु कंट्रोल्स द कंपनी भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या बोलेंगे? राइट. डी पॉइंट other establishment. Then persons employed to supervise or control the establishment. क्लियर? इन केस ऑफ अदर्स 1. अगर प्रोप्राइटरी फॉर्म है तो कौन आएगा? प्रोप्राइटर. पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स.
या तो एक्टिव पार्टनर्स भी लिख सकते हो, मैंने बोला ऐसा। तीसरा कंपनी, तो कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड चौथा अदर एस्टेब्लिशमेंट्स है तो पर्सन्स एम्प्लॉयड टू सुपरवाइज और कंट्रोल द एस्टेब्लिशमेंट। डन? एकदम पक्का? 3 पॉइंट दिमाग के अंदर विजुअलाइज करो। जैसे आप लोग कैसे एक आइडिया लेते हैं ना कि कोई भी चीज इस तरीके से होगा, बस दैट शुड बी अ पिक्चराइजेशन इन योर माइंड। एस्टैब्लिशमेंट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कौन आएगा? एनी पर्सन अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड टू सुपरवाइज और कंट्रोल द एस्टैब्लिशमेंट। एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। If no such person is employed or appointed, then head of the concerned ministry. Example, railway minister in case of railway company. Second, establishment owned or controlled by local authority. Then any person appointed to control or supervise the establishment. Example, executive officer. If no such person is appointed, then chief executive officer, CEO. Establishment is owned or controlled by A, proprietary firm dash proprietor partnership firm partners or active partners। तीसरा company, then board of directors। चौथा other establishment, then person appointed to supervise or control the establishment। एकदम क्लियर? पक्का हो गया? लिख लो तीसरा पॉइंट। चलो, इतना क्लियर हुआ सबको? ओके, तो कितना डेफिनेशन देखा भाई साहब? 3। कौन सा? एस्टैब्लिशमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। बराबर है। अब ये एम्प्लॉयर के अंदर एक वर्ड पढ़ा हम लोगों ने, कौन सा वर्ड पढ़ा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पढ़ा। चलो, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है? चलो देखते हैं। हु इज एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? पेज नंबर 191 पे है। 191 ऑफकोर्स मेरे बुक में। आपका नंबर कौन सा है? फर्स्ट डेफिनेशन 260 पे है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिला? फर्स्ट डेफिनेशन ही वही है। ओके, appropriate government, section 2 clause A defines the term appropriate government as 1, in relation to an establishment belonging to or under the control of the central government having branches in more than one state, or of a factory belonging to or under the control of the central government, or major port, mine, oil field, railway company, then the central government, in any other case the state government। बराबर? बहुत लफड़े वाला डेफिनेशन लग रहा है, लेकिन है एकदम सिंपलेस्ट। ओके, सबसे पहले मुझे बताता हूं। अगर एस्टैब्लिशमेंट इज ओन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद। अरे है ना? ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऐसा है विच इज ओन्ड और कंट्रोल बाय 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स, तो अथॉरिटी किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं तो दोनों राज्य के बीच में झगड़ा होगा। अरे समझ में? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हुआ? द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा ऐसा हुआ कि जो एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। कौन सा एस्टैब्लिशमेंट? से फॉर एग्जांपल मेजर पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड और रेलवे कंपनी। बराबर? रेलवे किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा है कि महाराष्ट्र का रेलवे है? नहीं, रेलवे कंपनी किसका होता है? सेम वे पोर्ट, माइन और ऑयल फील्ड भी किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो केस के अंदर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हुआ? अपने को जो फैक्ट्री वाला वर्ड है वो हम एस्टैब्लिशमेंट में ऐड कर देंगे। बराबर है? ओके, फिर से एक बार 3 पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड आया। कौन सा 3 पॉइंट? एनी एस्टैब्लिशमेंट विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय डैश, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डैश। कौन आएगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी एस्टैब्लिशमेंट विच इज लोकेटेड और विच इज और कैन से हैविंग ब्रांचेस इन मोर देन 1 स्टेट्स डैश। कौन आएगा? तीसरा 4 ऑर्गेनाइजेशंस जो कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा 4 ऑर्गेनाइजेशन? मेजर पोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड
रेलवे कंपनी डैश कौन, उसके अलावा सब ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, उसमें भी अगर दिमाग डालोगे तो मालूम पड़ेगा, एनी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी एनी एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सॉरी ओन्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो डैश कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट, एंड इन केस ऑफ अदर एस्टैब्लिशमेंट ऑल्सो कौन आएगा, डन। चलो मैं आपके लिए लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से याद रखोगे। appropriate government, if establishment is owned or controlled by central government dash CG, if establishment having branches in more than one states dash CG, and चार organizations कौन सा मेजर पोर्ट, कौन आएगा, सीजी, बैठ गया, ओके। अभी आया स्टेट गवर्नमेंट, इफ एस्टैब्लिशमेंट इज ओन्ड, चलो एक काम करता हूँ मैं आपके लिए ये सिंपली कर देता हूँ, in case of other establishments, ऐसा याद रखो, चलो डैश स्टेट गवर्नमेंट, याद रहेगा अभी। चलो 3 पॉइंट फिर से एक बार, एस्टैब्लिशमेंट ओन्ड और कंट्रोल बाय द सीजी, तो कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट हैविंग ब्रांचेस इन मोर देन वन स्टेट्स, तो तीसरा मेजर पोर्ट, ऑयल और माइन फील्ड्स और रेलवे कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड लास्ट में इन केस ऑफ अदर एस्टैब्लिशमेंट स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल हो गया, ओके लिख लो इस तरीके से, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हो गया। कितना डेफिनेशन हुआ सर, पहला विच एस्टैब्लिशमेंट्स आर कवर्ड, उसके बाद में दूसरा एम्प्लॉय, तीसरा एम्प्लॉयर, चौथा ओके आगे जाते हैं, सी द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, मिला, डेफिनेशन ऑफ फैमिली। अभी पहला क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, सर ये फैमिली का डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, आंसर इज ग्रेचुइटी मिलेगा, किसको मिलने वाला है, एम्प्लॉय को मिलेगा, पर अगर एम्प्लॉय मर गया तो ये ग्रेचुइटी किसको जाएगा, तो फैमिली में कौन आएगा,
किसको मिलना चाहिए? सेक्शन 2 क्लॉज H defines the term family in relation to an employee shall be deemed to consist of A, in case of male employee, himself, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents, and the dependent parents of his wife, and the widow and the children of his predeceased son. बरोबर? ओके, डेफिनेशन मैंने बोला ऐसा, सिर्फ रट्टा मत मारो या पढ़ो मत, क्या करो? विजुअलाइज। देखो बोर्ड के ऊपर कुछ दिखा? कौन? ठीक है, ओके। तो एम्प्लॉय के अंदर देखो, सॉरी, फैमिली के अंदर कौन आया? सीधा वाइफ, स्वतःला सोडून दिला। वेरी गुड। सबसे पहले हिमसेल्फ, दूसरा रमेश इज वाइफ, आया ना? तीसरा रमेश इज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कौन सा है? मैरिड और अनमैरिड, बरोबर है। चौथा कौन है? पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स कौन से पेरेंट्स? डिपेंडेंट। अरे हाँ, रमेश के मालूम है, लेकिन कौन से पेरेंट्स? आंसर इज डिपेंडेंट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपेंडेंट पेरेंट? उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो। ओके, चलो क्वेश्चन पूछता हूं। रमेश के 2 बच्चे हैं, बरोबर है। दोनों बच्चे रमेश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आर दे कवर्ड अंडर फैमिली? ना। हाँ, रमेश का पिताजी है और रमेश की माँ है। रमेश का पिताजी रमेश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रमेश की मम्मी रमेश के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन फैमिली में आएगा, कौन नहीं आएगा? पक्का हो गया? 100%। तो डिपेंडेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? चलो, ओके। नेक्स्ट कौन सा है देखो। हाँ, अभी को आर्स वाइफ्स पेरेंट्स, क्या वापस उसमें लिखा हुआ है ऐसा डिपेंडेंट? यस और नो? यस, डिपेंडेंट। बैठ गया? मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं खुद के माँ बाप, और यहां पे हम बोल सकते हैं सास ससुर, है ना? खुद के माँ बाप वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए, और सास ससुर ये भी डिपेंडेंट होने चाहिए। चलो आगे, पक्का हो गया? उसके बाद में देखो एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ वाइफ, और उसके बाद में देखो लास्ट कौन सा आया? विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज सन। सपोज रमेश को कोई लड़का था, वो लड़का मर गया, लेकिन वो लड़का मरने से पहले शादीशुदा है और उसको बच्चा भी है। क्या वो बीवी और बच्चे दोनों को भी फैमिली में आएगा? ओके, तो रमेश इज सन हु इज डेड, हु इज डेड, देन क्या आएगा? हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। खोपड़ी में गया? 100% गया? याद रहेगा? ओके, सबसे पहला हिमसेल्फ, दूसरा वाइफ, तीसरा चिल्ड्रन, चौथा डिपेंडेंट पेरेंट्स, पांचवा डिपेंडेंट पेरेंट ऑफ हिज वाइफ, छठा रमेश इज सन हु इज डेड, देन हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। सिंपल, इस तरीके से याद रहेगा। ग्रेट। अभी देखो आया फीमेल। इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, हर सेल्फ, खुद, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, मैरिड और अनमैरिड, हर डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हर हस्बैंड। कुछ मालूम पड़ा? थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, बराबर है? एक्चुअली उल्टा पुल्टा नहीं हुआ रे,
सेम ही है। उधर क्या था, मेल, यहाँ पे कौन है, फीमेल। तो ऑब्वियसली पहले अपने माँ बाप को जाएगा और बाद में फिर सामने वाले के माँ बाप को जाएगा, और अपने माँ बाप को पहला, बाद में फिर सास ससुर को। और ये माँ बाप या सास ससुर कौन से होने चाहिए, डिपेंडेंट। पक्का हो गया। एंड सी द लास्ट वर्ड, एंड द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हर प्रीडिसीज सन। सिंपल है, 100%। बोलो क्या भेजे मैं, बोल पाओगे, बोलो। पहले तो मेल, तो हिमसेल्फ, पेरेंट्स हु आर डिपेंडेंट, son who is dead, then his yeah, female, son who is dead, then his wife, and children. लड़की को नहीं जाता है, रीजन शी बिकम्स पार्ट ऑफ द अनदर फैमिली, इसके लिए। हाँ डॉटर जी बोलो। हाँ वो नहीं आएगा ये फैमिली में, क्योंकि बिकॉज दे बिकम द पार्ट ऑफ द अनदर फैमिली, शादी के बाद वो जाएगा ना वहां पे, इसके लिए। चलो एकदम पक्का। सी द लास्ट पार्ट, द एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन प्रोवाइड्स that where the personal law of an employee permits the adoption by him of a child, any lawfully adopted by him any lawfully adopted child by him shall be deemed to be included in his family, and where child is an employee, where a child of an employee has been adopted by another person and such adoption is under the personal law of the person making such adoption lawful, such child shall be deemed to be excluded from the family of the employee. खोपड़ी में गया, नहीं गया? ओके बताता हूं। सबसे पहले तो किसको समझा वो बताओ, 1 2 3 3 लोगों को समझा, आप बताओ। लेकिन अगर उसका एक्सक्लूडेड लाइक समवन स्टेप्स अदर फैमिली का स्टेप्स तो उसके फैमिली में उसके फैमिली में थोड़ा गलत गया। उसने अडॉप्ट किया किसी को लीगली, सो ही इज इंक्लूडेड इन द फैमिली। अगर उसका खुद का चाइल्ड इज अडॉप्टेड बाय अदर फैमिली, देन ही विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस फैमिली। ओके देखो यहाँ पे रमेश है, उसको कोई बच्चा नहीं है, नो चाइल्ड, बरोबर है। रमेश अडॉप्ट्स child as per law or as per rules and regulations, बरोबर है। so is this adopted child Ramesh's child? answer is yes, so he will be considered as Ramesh's family, बरोबर है। एग्जाम्पल ये पहला था। एग्जाम्पल दूसरा, Ramesh has 4 children, ठीक है, A, B, C और D। उसका ये जो D बच्चा है, it is adopted by Suresh as per law, as per personal law or rules and regulations। तो अभी रमेश की फैमिली में कितने बच्चे, 3 या 4? जैसे ही वो यहाँ पे चला गया, he will be excluded। अभी क्या भेजे में, श्योर हो गया, एकदम पक्का। सो ऐसा लिखेंगे, if child is adopted then that child becomes part of the family provided the adoption is as per rules and regulations or provided adoption is as per the personal law। डन, पक्का हो गया। चलिए आगे चलो। रूल 5 provides
that a notice under the proviso to subsection 2 of section of clause H of section 2 shall be informed D and sent in triplicate by the employee. वो जरूरत नहीं है. रूल 5(2) provides an employee may withdraw the notice. ये भी जरूरत नहीं है. चलो, तो फैमिली का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया. चलिए लिख लेते हैं. पुट अप अ हेडिंग. नेक्स्ट, फैमिली. Capital A, in case of male employee. पहला कौन आएगा? आ गया. सेकंड कौन आएगा? हिज वाइफ. थर्ड, his children into bracket whether married or unmarried. उसके बाद में आएगा his parents into bracket only dependent. तो ऐसे ही लिखो ना, डिपेंडेंट पेरेंट्स तो अच्छा पड़ेगा. हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स ऐसा लिखो. नेक्स्ट लिखोगे डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ. नेक्स्ट आएगा his son who is dead, his son who is dead, then his wife and children. His son who is dead, then his wife and children. फिर से बोल. नहीं नहीं नहीं, सन वहां पे सन, लेकिन एज पर सॉरी 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 नहीं, वाइफ एंड चिल्ड्रन. सन का कोई भी चाइल्ड, लेकिन डॉटर नहीं आएगा. डॉटर को नहीं आएगा. यहां पे डॉटर नहीं चलेगा. यहां पे लिखा है सन, यहां पे डॉटर नहीं चलेगा. ठीक है, चलिए. कैपिटल बी, इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय. कैपिटल बी, इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय. कौन कौन आएगा? herself, second her husband, third her children, married or unmarried, fourth her dependent parents,
Fifth, dependent parents of her husband. Next. Very good. स्टेप चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया तो आएगा, बट पर्सनल लॉ स्टेप चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना परमिशन नहीं देता. नेक्स्ट लाइन नीचे नोट, if a child is adopted, if a child is adopted as per personal law, as per personal law or rules and regulations, or rules and regulations, then such adopted child, then such adopted child becomes part of the family, becomes part of the family. Next line, if one of the children, if one of the children of the family, if one of the children of the family is adopted by another family, is adopted by another family as per rules and regulations, as per rules and regulations, then he shall be excluded from the first family, then he shall be excluded from the first family. चले, हो गया एकदम परफेक्ट, ग्रेट. ओके, ऑब्वियसली. और इसके लिए तो बोला गया ना, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो बच्चे को दो दो जगह से पैसा मिलेगा, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. चलिए अभी जाता हूं मोस्ट डेंजरस डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ. और डेफिनेशन है कंटिन्यूअस सर्विस. मिला? ये डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं. सुन लो, पहले मुंडी ऊपर रखो आपका. ओके, कौन से एम्प्लॉय को, आई रिपीट, कौन से एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलता है? बोलता हूं आंसर इज वही एम्प्लॉय जो कंटिन्यूअस 5 साल तक वही एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है, उसको ही ग्रेच्युटी मिलता है. फिर से एक बार, हु इज एलिजिबल टू क्लेम ग्रेच्युटी? आंसर इज अ पर्सन हु हैज continuously worked in an establishment for a period of minimum 5 years will be eligible to claim gratuity. बस ये 15 से 20 दिनों के अंदर मेरे पास एक केस आने वाला है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा. वहां पे ये ग्रेच्युटी का ही टॉपिक है. द एम्प्लॉई हैज डिमांडेड ग्रेच्युटी फ्रॉम द बॉस. बॉस से बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा.
बिकॉज बीच में आप 1 या 1.5 साल के लिए छोड़ के गए थे. द एम्प्लॉय हैज अ सर्विस ऑफ अराउंड 11 years. बीच में वो 1.5 साल के लिए छोड़ के गई थी. और नाउ द मैटर विल कम अप टू मी, और मुझे उसके बारे में फाइट आउट करना है, बराबर. तो आप मुझे बताओ कि वो कंटिन्यूस सर्विस में बैठेगी या नहीं. पहले तो पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो, अरे पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो, बाद में फिर अपने इमोशंस दिखाना. सेक्शन 2A deals with continuous service. According to this section, an employee shall be said to be in continuous service for a period if he has for that period being in uninterrupted service. Uninterrupted बोला तो गैप नहीं है. Uninterrupted service including service which may be interrupted, including service which may be interrupted on account of sickness, accident leave, absence from duty without leave, not being considered, not being an absence in respect of which an order treating the absence as a break in service has been passed as per the standing orders, rules or regulations of the establishment. ये सब बताता हूं, इसका मतलब क्या. ले ऑफ, स्ट्राइक और लॉकआउट or cessation of work not due to any fault of the employee, whether such uninterrupted or interrupted service was rendered before or after the commencement of the act. फर्स्ट पार्ट फिर से ध्यान से अच्छे से समझते. कंटिन्यूस सर्विस, आप हर एक लेक्चर आते हो क्लास में, हर एक लेक्चर अटेंड किया है. कितना लेक्चर डांडी मारा है? ओके. आपने हर एक लेक्चर अटेंड किया, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ओके. और कल का लेक्चर आपने 6:30 वाला लेक्चर कल आपने अटेंड नहीं किया था? नहीं किया था. मालूम पड़ा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. When I say that you are continuously there in class or when you attend the class regularly, तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर लेक्चर हुआ ही नहीं तो वो मेरा अटेंडेंस माना जाएगा या अटेंडेंस नहीं माना जाएगा? खोपड़ी में गया, खोपड़ी में गया सबको. देखो अभी मेरे साथ फिर से पढ़ो. कंटिन्यूअस सर्विस मीन्स एन अनइंटरप्टेड सर्विस. ये तो पहला सिंपल है, हर रोज आ रही है. इंक्लूडिंग सर्विस विच में बी इंटरप्टेड, बराबर. सर्विस विच में बी इंटरप्टेड. आपने डांडी मारा, लेकिन डांडी क्यों मारा रे? बिकॉज ऑफ सिकनेस. दूसरा एक्सीडेंट लीव. तीसरा एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव. चलो ये समझते. एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी बट विदाउट लीव मतलब क्या हुआ? आपका पगार कटा. दैट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव. याद रखना, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विथ लीव उसका मतलब क्या होता है? पगार नहीं कटेगा. और अगर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विथ लीव उसका मतलब पगार कटा. समझा? सॉरी, विदाउट लीव तो मतलब पगार कटा. बरोबर है. सो पहला पॉइंट आया सिकनेस, दूसरा पॉइंट आया एक्सीडेंटल लीव, तीसरा पॉइंट आया एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव मतलब पगार कटा. बरोबर है. जो मेरे पास केस है उसके अंदर वो लड़की को मैंने वही पूछा, तेरा पगार कटा था क्या 1.5 साल का? बोला हाँ 100% पगार कटा था. तो माइनस करूं या माइनस नहीं करूं? माइनस करूं या कंटिन्यूस सर्विस में से वो माइनस करूं या नहीं करूं? नहीं करना है. खोपड़ी में तो गेला. समझा क्या? चलो, विदाउट लीव. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ये आपके नॉलेज के लिए बताता हूं. इसमें से
किनके पिताजी के पास फैक्ट्री है? एनीवन हैविंग अ फैक्ट्री? फादर और मदर हैविंग अ फैक्ट्री? या फैमिली में किसी का फैक्ट्री वैक्ट्री है आपका? कहाँ पे? ओ लोनावाला। कभी आप गए फैक्ट्री में? नहीं गए, ओके चलो ठीक है। आपका कुछ है ऐसा? आप खुद का है या किधर बाहर का? अच्छा, कहाँ पे? गोवंडी। क्या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो? सॉक्स का और कैप्स? आप अभी बोल रहे हैं ना कुछ बात आ रहा है, तो आप उनके पास से ले लो। ओके ओके, कल से बाबा एक आधा डजन इधर स्टॉक ला के रख देना, करो ना इसको। हाँ, इसको सबसे पहला शांति हो जाएगा। ओके सॉरी। तो कभी फैक्ट्री में आप जाते हो या नहीं जाते हो? अरे वाह, जाते हो। हर एक फैक्ट्री के अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का बोर्ड होता है। डू यू हैव अ बोर्ड लाइक दिस? नहीं, ओके। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? हर एक फैक्ट्री के अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का बोर्ड होता है। स्पेसिफिकली अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट में जो मशीन्स वगैरह यूज होता है, वहां पे वो इंस्ट्रक्शंस बहुत लिखा जाता है। क्या? कि पाँव में स्लीपर पहन के जाओ, दूसरा हाथ के अंदर ग्लव्स पहनो, बराबर। डू नॉट वेयर अ लूज क्लोथ्स, बराबर। ऑलवेज वेयर एन अपरेन। ये सब डिटेल्स, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी की दीवार के ऊपर चिपके होते। तो जो लॉजिक समझना ये सब्जेक्ट का कंपनी के दीवार के ऊपर चिपके होते, बराबर है। देखो आपके पीछे भी एक पोस्टर चिपका हुआ है, तो कैन वी से दैट वो पोस्टर खड़ा हुआ है? चिपका हुआ मतलब खड़ा है, खड़ा ही है ना? कितने सालों से वैसे ही खड़ा है या नहीं खड़ा है? और उसके अंदर क्या लिखा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अरे वो तो इसमें ये लिखा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट का बात कर रहा हूं। उसके अंदर क्या लिखा है? रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसका ऑर्डर है? एस्टेब्लिशमेंट का। अरे है ना? तो ये जो खड़ा हुआ रूल, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स खोपड़ी में तो गेला अभी। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब क्या? खड़ा हुआ रूल मतलब। क्लियर? श्योर हो गया? ओके। ऐसा होता है कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होता है, उसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि अगर आप कंटिन्यूअस 10 दिन नहीं आते हो, देन वो सिचुएशन में हम आपके लीव्स को ब्रेक इन सर्विस मानेंगे। ये एग्जांपल दिया मैंने, फिर से एक बार। इफ वी हैव एन एस्टैब्लिशमेंट, और वो एस्टैब्लिशमेंट का स्टैंडिंग रूल्स के अंदर ऐसा लिखा गया है कि इफ यू आर एब्सेंट फॉर कंटिन्यूअसली 10 days और मोर, then in that case those days will be considered as break in service। समझ में आ गया? फिर से एक बार। तो मैंने क्या बताया आपको या क्या सिखाया आपको वो मैं बताता हूं फिर से एक बार। लैंग्वेज पढ़ना, इनटू ब्रैकेट, नॉट बीइंग absence in respect of which an order treating the absence as a break in service has been passed with the standing orders, in accordance with the standing orders governing the employees of the establishment। तो अगर एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अगर आप थोड़े दिनों तक कंटिन्यूसली एब्सेंट रहते हो और एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट उसको ब्रेक इन सर्विस मानेंगे, तो इन दैट केस शुड दोज डेज बी कंसिडर्ड एज अनइंटरप्टेड और इंटरप्टेड? इंटरप्टेड उसको मैं कंटिन्यूस सर्विस में काउंट करूंगा या काउंट नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। क्लियर? एग्जाम्पल लेते, ध्यान से सुनना और समझना। मैं लिखता हूं आपके लिए तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ओके देखो, ये है कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इसमें ऐसा लिखा गया है, इफ एन एम्प्लॉई remains absent for continuous 10 days or more,
then it shall be considered as break in service. ठीक है, अभी एग्जाम्पल पहला लेते हैं. एन एम्प्लॉई remains absent for 9 days continuously. Should it be considered as break in service or should not be considered as break in service? Answer is no. Reason? 10 days or more. Example दूसरा, employee remains absent for 19 days continuously. Should it be considered as break in service? Yes. समझा? पक्का हो गया. ये ब्रेक इन सर्विस का भी एक्चुअली मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आगे जाके. बरोबर है? इतना समझ में आ गया? एवरीवन डन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. फिर से बोलो. ड्यूटी विदाउट लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव. हाँ, मैंने बोला ना ऐसा कि देर आर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर देर आर ऑलवेज पेड लीव्स विच आर बीइंग गिवन. पेड लीव्स बोला तो उस दिन आप डांडी मार सकते हो और उस दिन का आपका डांडी का पगार कटता नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज पेड लीव्स. सो ऑलरेडी आपने बोला, देखो मैंने जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर से आपको मालूम पड़ना चाहिए. पेड लीव्स मतलब क्या हुआ? पैसा मिलेगा. अगर भाई साहब समझो कि अगर पैसा मिलेगा मतलब एस्टैब्लिशमेंट क्या समझ रहा है, आप आए हो या नहीं आए हो, तो उसका मतलब वो तो दिन वैसे ही कंटिन्यूस दिन में आ ही गया. बराबर है. दूसरा होता है एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव. मतलब क्या हुआ? आप ड्यूटी में से बाहर हो और उस दिन का आपका पगार कट रहा है. उस दिन का पगार आपका कट रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? शुड दोस बी काउंटेड एज एब्सेंट डेज? आंसर इज यस. लेकिन वो एब्सेंट डेज देखो यहां पे, देखो एग्जांपल, वो एब्सेंट डेज सिर्फ 9 ही है. तो शुड दोज 9 डेज बी कंसिडर्ड एज ब्रेक इन सर्विस? नो. रीजन 10. बराबर है. ये और एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट बताता हूं. इसको हम बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट में सैंडविच रूल. सैंडविच रूल सुना है? बताता हूं. बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट में ऐसा होता है सैंडविच रूल. फ्राइडे को आपने डांडी मारा, सैटरडे और संडे बैंक है और हॉलीडे है. एग्जांपल है, सैटरडे संडे आपका ऑफिशियल लीव है, छुट्टी है. आपने सैटरडे को डांडी मारा और आप मंडे को भी डांडी मारते हो तो सैंडविच रूल हो गया. फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन का छुट्टी मार दिया, ऐसा बोलेंगे. सो 4 दिन का आपका पगार कट गया. दिस इज कॉल्ड एज सैंडविच रूल. बराबर. बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ऐसा सैंडविच रूल अभी आ गया है क्योंकि बहुत सारे नालायक लोग ऐसा राह देखते. देखो इस बार भी ऐसा हुआ था, शिवरात्रि सैटरडे संडे था तो 40% बॉम्बे फ्राइडे को ही खलास हो गया था, खाली हो गया था. और उसका सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है थर्सडे रात को जब भी ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन बहुत खाली मिलता है और फ्राइडे मॉर्निंग तो और भी ज्यादा खाली था. बराबर. सो दिस इज so many establishment have got that sandwich rule कि अगर आप फ्राइडे को डांडी मारते हो और सैटरडे संडे छुट्टी है तो आपका 3 दिन का लीव काउंट होता है. बराबर. और बहुत बार ऐसा होता है कि लॉजिकली क्या होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी है तो उसका मतलब फ्राइडे को काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. तो बहुत सारे शाणे लोग क्या करते हैं, फ्राइडे को डांडी मार देते हैं क्योंकि मालूम है कि फ्राइडे को बहुत ज्यादा काम होगा. या बहुत सारे लोग क्या होते हैं मंडे को डांडी मारते हैं क्योंकि मालूम है कि सैटरडे संडे का पेंडिंग काम मंडे को बहुत ज्यादा आएगा. तो उनको भी फंस गए, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन का छुट्टी बन जाए. सो दैट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. सो ऐसा बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ऐसा सब नाटक बना के रखा है. बराबर है. सो होप यू आर क्लियर नाउ. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ले ऑफ. ओके, अब ये होता है वर्ड ले ऑफ. ले ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि
एस्टैब्लिशमेंट इज टेम्पररीली शट डाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपका फैक्ट्री है, वहां पे आप शुगर बना रहे हो, यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ द शुगर, और हर रोज का आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, और हर रोज का 100 kg 100 किलो शुगर आप बनाते हो। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पिछले 17-18 दिनों से आपका रेगुलर शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, हर रोज फैक्ट्री चालू है। और ये आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, बहुत सारा फैक्ट्रीज ऐसा होता है स्पेसिफिकली इन इंडिया में जो 365 डेज चलता रहता है। तो फैक्ट्री का काम चालू है, रेगुलर चालू है, और हर रोज 100 kg का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी अल्टीमेट एक बार ऐसा हुआ कि शुगर का सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, और उनका स्टॉक बढ़ रहा है। अब ये स्टॉक रखने का जगह नहीं है, तो वो करते क्या है, प्रोडक्शन को कम करते। अभी प्रोडक्शन कम कर देंगे तो लफड़ा क्या होगा, वर्कर्स को पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या करते, दे डू द ले ऑफ। ले ऑफ मतलब 3 दिन का फैक्ट्री में छुट्टी, 3 दिन तक फैक्ट्री बंद, तो 3 दिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब 100 kg का प्रोडक्शन कम हो गया पर डे का, मतलब 300 kg कम हो गया। समझ में आ गया। और ले ऑफ के दिन नॉर्मली ऐसा रूल होता है कि 50% सैलरी मिलेगा। कितना परसेंटेज, 50%। तो उसके अंदर एम्प्लॉयर को भी फायदा है, दे डू नॉट नीड टू पे फुल सैलरी, दे हैव टू पे ओनली 50% सैलरी। ओके, सो मुझे बोलने का वो कुछ अलग ही था। आर दोज ले ऑफ डेज काउंटेड इन कंटिन्यूअस सर्विस? यस सर, मैं तो आने के लिए तैयार था, लेकिन आपने बंद रखा, मैं क्या करूं। अरे मैं तो बैठने के लिए तैयार थी 6:30 का लेक्चर, लेकिन आपने कैंसिल किया, तो मेरा प्रेजेंट मारो या एब्सेंट मारो, प्रेजेंट। समझा अभी। नेक्स्ट पॉइंट क्या वर्ड है देखो, स्ट्राइक और अ लॉकआउट। स्ट्राइक इज अ वेपन ऑफ एम्प्लॉई एंड लॉकआउट इज अ वेपन ऑफ एम्प्लॉयर। जैसे एम्प्लॉई स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, वैसे एम्प्लॉयर भी स्ट्राइक करता है, लेकिन वो स्ट्राइक को क्या बोलते हैं, लॉकआउट। जैसे एम्प्लॉय क्या करता है, काम नहीं करता है और एस्टैब्लिशमेंट के बाहर खड़ा रहता है, क्या आई विल नॉट गो इनसाइड, मैं काम नहीं करूंगा। तो वैसे ही एम्प्लॉयर क्या करता है, मैं तुमको बाहर रखता हूं, क्या करूंगा मैं, लॉकआउट। दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्राइक ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। सो आर स्ट्राइक डेज काउंटेड एज वर्किंग डेज? यस। आर लॉकआउट डेज काउंटेड एज वर्किंग डेज? यस। नेक्स्ट पॉइंट, और सीजेशन। सीजेशन बोला तो स्टॉपेज ऑफ वर्क बट नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। बहुत बार ऐसा होता है स्पेसिफिकली बारिश के सीजन में, वसई, भिवंडी और भी बहुत सारे फैक्ट्री का एरिया है जो MIDC का फैक्ट्री का एरिया बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बारिश की वजह से लोड शेडिंग होता है, पानी की वजह से बहुत सारी जगह पे पानी भर जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगे लोगों को, इसके लिए वो टेम्पररी वो लोड शेडिंग कर देते हैं, मतलब वो एरिया में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है, फैक्ट्री का काम बंद हो जाएगा। सो आर दोज डेज काउंटेड एज वर्किंग डेज? यस। बस अभी थोड़े दिन जाने दो, इस बार जो सिचुएशन दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि वी विल हैव अ ह्यूज हीट फ्रॉम हियर ऑन। हीटेड सिचुएशन चालू होना है यहाँ से, स्पेसिफिकली होली जाने दो, होली के बाद वी विल हैव अ टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्रीज पर डे। हाँ, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग आफ्टरनून आवर्स इट विल बी वेरी हीटेड। और हर एक लोग, पर अभी तो ये मैडम AC बंद करवा दी, बाद में AC चालू ही रखवाएगी, क्योंकि हीट इतना होगा तो हर एक लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। और अब तक घर में सुबह में या रात को, सुबह अर्ली मॉर्निंग को फैन बंद करना पड़ता है, पर या AC चालू हो तो वो बंद करना पड़ता है। ये AC में शायद बहुत सारे लोग सोते ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी है, और थोड़े दिनों के बाद AC का इस्तेमाल जबरदस्त हो जाएगा। और सो वो सिचुएशन में जो गांव का एरिया है, मेट्रो छोड़ दो, टिल दहिसर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टिल मुलुंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसके जो नीचे वाला एरिया होगा वहां पे लोड शेडिंग चालू हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली वो सब जो यहाँ पे लोड शेडिंग चालू होगा वो सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला लोग है, लाइक वसई, विरार, नाला सोपारा, यहाँ पे नीचे थाना इंडस्ट्रियल एस्टेट, MIDC, TTC वगैरह, वो सब जगह पे लोड शेडिंग चालू हो जाएगा। सो एवरी फ्राइडे सुबह में 8 बजे से लेके
शाम को 3:30-4 बजे तक लोड शेडिंग होता है। सेम वे रायगढ़ पनवेल, वो भी सब जगह पे ऐसा 8, 8:30, 9 बजे सुबह में लाइट चली गई, शाम को 4:30, 5, 6 बजे के बाद लाइट आएगा। Am I right? So this is a basic difficulty. So during those period of time, they have to shut down that factory. So that is called as cessation of work. But उसमें employee का कोई हाथ नहीं है. So are those days counted as working days? Yes. Next point. हाँ, बाद में फिर 1972 के पहले किया होगा या बाद में किया होगा, इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कंटिन्यू सर्विस। चलो, अपने लिए फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अपने को पढ़ने का टिल एनी फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, सिंपल, श्योर हो गया। चलो, एनी फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय तक फिर से एक बार बढ़ जाओ फटाफट। पढ़ लिया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बहुत भारी भरकम, लेकिन अपने को इस तरीके से सब बनने का है कि बहुत इजी हो जावे। वेयर एन एम्प्लॉय इनटू ब्रैकेट नॉट एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट। कौन सा एस्टैब्लिशमेंट सीजनल माना जाता है? जो सीजन के हिसाब से ही काम करता है। से फॉर एग्जांपल फायर क्रैकर, फटाके का इंडस्ट्री, से फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, से फॉर एग्जांपल वूलन क्लोथ्स। पता इंडिया में तो, बॉम्बे में तो काम आता है नहीं वूलन क्लोथ्स, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे काम आता है। सो वूलन इंडस्ट्री, वूलन क्लोथ्स इंडस्ट्रीज, अम्ब्रेला इंडस्ट्रीज, सो दीज आर सर्टेन इंडस्ट्रीज which work only on season to season basis. Okay. Now, where an employee is not in continuous service within the meaning of clause 1, as per clause 1 he is not in continuous service. देखो अपने एग्जाम्पल के अंदर ही था सेकेंड पॉइंट में, एम्प्लॉई रिमेन्स एब्सेंट फॉर 19 कंटिन्यूअस डे, शुड इट बी कंसिडर्ड एज ब्रेक इन सर्विस? यस, लेकिन ऐसा एम्प्लॉई भी कंटिन्यूअस सर्विस में माना जाएगा प्रोवाइडेड ही फुलफिल्स दिस कंडीशन। वेयर एन एम्प्लॉई इज नॉट इन कंटिन्यूअस सर्विस एज पर क्लॉज 1 फॉर एनी पीरियड ऑफ 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service under the employer A for the said period of 1 year if the employee during the period of 12 calendar months, मैं सीधा पढ़ता हूं, has actually worked, लैंग्वेज मिला, during the period of 12 calendar months has actually worked under the employer for not less than 190 days in case of employee employed below the ground in case of a mine or an establishment which works for less than 6 days a week and 240 days in any other case. सब बताता हूं, यहां पे ये देखो, as per the standing order, if you take leave for 10 days or more, you are considered as, it is considered as break in service. Am I right? Okay. Employee has remained absent for 19 days continuously. Is it to be considered as break in service? Yes. लेकिन अगर ये एम्प्लॉई ने 248 डेज काम किया है ये एस्टैब्लिशमेंट में ये साल में, then in that case should he be considered as in continuous service for this year also? Yes. गया खोपड़ी में, श्योर हो गया, पक्का हो गया। फिर से एक बार लॉ क्या बोलता है? If you do not satisfy first condition, then you can satisfy condition number 2, and if you satisfy condition number 2, you will be considered to be in continuous service. Okay. अभी ये सिचुएशन में बताता हूं क्यों ऐसा लिखा गया। सेकेंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। मुझे बोलो या मुझे बताओ, एक एम्प्लॉयर क्या चाहेगा? आपको ग्रेचुइटी दे या ना दे? फिर से बोलो। फैंटास्टिक। सो एक एम्प्लॉयर हमेशा बहाना ढूंढेगा कि तू कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है, तू कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है, हेंस मैं तेरे को ग्रेचुइटी, और वो जानबूझ के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में
ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन डालेगा दैट इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस। खोपड़ी में गया। तो ऐसे एम्प्लॉयर का गला पकड़ने के लिए सेकंड पॉइंट बना गया कि भले ही आपने एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स ब्रेक इन सर्विस डाला, पर अगर वो एम्प्लॉय ने उस साल में 240 दिन या ज्यादा दिन काम किया होगा, देन भले ही उसने 19 दिन का छुट्टी मारा, he will be still considered as। अभी गया भेजे में, श्योर हो गया, 100% समझा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि दैट एम्प्लॉय इज वर्किंग बिलो द ग्राउंड, माइन में काम कर रहा है। अभी माइनिंग का रूल ऐसा है कि बहुत दिन तक एक साथ में काम नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको कितना दिन काम करना चाहिए? 190 डेज और मोर। कितना दिन? 190 डेज और पक्का हो गया। आपका एस्टैब्लिशमेंट ऐसा है जो मंडे टू फ्राइडे काम कर रहा है, मतलब 5 डे अ वीक, बरोबर है। तो ऑब्वियसली आपका एस्टैब्लिशमेंट कम काम कर रहा है, तो वहां पे भी कितना दिन है? 190 डेज। बट अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट 6 दिन या 6 दिन से ज्यादा दिन काम कर रहा है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट में आपको कितना दिन तक काम करना पड़ेगा? 240 डेज और मोर। सो फार सो गुड, पक्का हो गया 100%। ओके, नाउ ये 1 साल का लिया, तो 1 साल का आधा मतलब कितना हुआ? 6 महीना। तो 190 का आधा बताओ? 95। और 240 का आधा बताओ? देखो सी पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, सॉरी बी पॉइंट में वही लिखा हुआ है, पढ़ लो। पढ़ लिया? पक्का हो गया? 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पार्ट मैं पूरा लिखाऊंगा, लिखाने के बाद फिर से एक बार आपको याद रह जाए वो काम मेरा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पॉइंट। द एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन provides that for the purpose of clause 2, the number of days on which the employee has actually worked shall include the days on which, तो while counting that 190 days और 240 days, ये सब डेज हम काउंट करेंगे। ए, द ले ऑफ डेज, ही हैज बीन लेड ऑफ, मतलब हमने को अभी अभी मैंने सिखाया आपका ले ऑफ डेज। ले ऑफ डेज मतलब क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट कौन बंद कर रहा है? एम्प्लॉयर। काय के वजह से बंद कर रहा है? टू द प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया इसके लिए। दूसरा पॉइंट, ही हैज बीन ऑन लीव विथ फुल वेजेस, तो हम लोग अभी अभी बताया पेड लीव्स आर पेड लीव्स कंसिडर्ड एज वर्किंग डेज, यस। तीसरा पॉइंट, he has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of employment। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर मशीन के अंदर उसका हाथ घुस गया और उसकी वजह से उसको इंजरी हुआ। डॉक्टर ने उसको बोला 3 हफ्ते तक प्लास्टर लगा के रखो और 3 हफ्ते के बाद काम चालू करना। तो जो 3 हफ्ता होगा वो काउंटेड एज वर्किंग डेज और काउंटेड एज एब्सेंस, बिकॉज आपका ये एक्सीडेंट हुआ वो फैक्ट्री के अंदर काम करते हुआ, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज वर्किंग डेज। एंड लास्ट पॉइंट, in case of female, she has been on maternity leave, so however that the total period of such maternity leave does not exceed, मतलब अगर फीमेल है तो उनको कितना दिन का छुट्टी मिला? 26 वीक, 26 वीक्स का छुट्टी लिया तो भी, हाँ ऑलमोस्ट 6 months, स्टिल इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ब्रेक इन सर्विस। क्या भेजे में सब लोग सोच रहे सर ये सब बेनिफिट लेंगे है ना, बराबर है। थर्ड पॉइंट, वेयर एन एम्प्लॉई एम्प्लॉयड इन अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, याद होगा तो ऊपर वाले में लिखा ही शुड बी अ नॉन सीजनल एम्प्लॉय, ही इज नाउ वर्किंग इन अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, इज नॉट इन कंटिन्यूअस सर्विस,
within the meaning of clause 1 for any period of 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service under the employer for such period if he has actually worked for not less than 75% of the number of days on which establishment was in operation. तो अगर समझो आपका सीजनल एस्टैब्लिशमेंट 4 महीना चल रहा है, 4 मंथ्स तक काम कर रहा है, तो यू शुड हैव अटेंडेड और यू शुड हैव बीन प्रेजेंट फॉर हाउ मेनी डेज, 75% और मोर डेज. अगर आप प्रेजेंट हो तो शुड दैट ईयर बी कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस वर्किंग ईयर? यस. क्या खोपड़ी में एकदम पक्का? इसको लिख के फिर से समझेंगे. संडे 12 बजे, सॉरी संडे के लेक्चर.